Hello students and all the viewers. I am मोहम्मद अरफात ख़ान और आज मैं बेसिकली डिस्कस करने जा रहा हूँ MCQs पोर्शन को, क्योंकि मैंने काफ़ी अरसा हो गया सिर्फ चैप्टर्स को या टॉपिक्स को डिस्कस किया है और काफ़ी अरसे से कोई मैंने MCQ से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड नहीं की। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों की थोड़ी सी MCQ से रिलेटेड हेल्प की जाए, क्योंकि आपके कुछ मंथ्स के बाद एंट्री टेस्ट वगैरह स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये साथ साथ हम एक काम किया करेंगे कि MCQs वाले पोर्शन को कंटिन्यू रखा करेंगे, साथ साथ अपने टॉपिक्स को कंटिन्यू करते हुए भी। तो आज का लेक्चर जो बेसिकली है दैट इज़ ऑल अबाउट सॉल्विंग MCQs, और मैंने जो चैप्टर या जो टॉपिक सेलेक्ट किया है दैट इज़ वेक्टर्स। तो हम वेक्टर्स के MCQs को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, वेक्टर्स चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं इससे पहले भी वेक्टर्स के ऊपर MCQs डिस्कस कर चुका हूँ, मेरी वीडियो मौजूद है। तो मैं आज उसके अलावा भी, उन क्वेश्चंस के अलावा भी और भी काफ़ी MCQs होते हैं जो स्टूडेंट्स को मसला करते हैं, जो बेसिक्स भी होते हैं, फंडामेंटल्स भी होते हैं, उसके बावजूद स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही होती है। तो मैं उन MCQs के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और हम कोशिश करेंगे कि मैं इस वीडियो के अंदर, लेक्चर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपको MCQs सॉल्व करवा सकूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास आपके सामने बोर्ड के ऊपर दो क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। लिखने का टाइम मैं आपका वेस्ट नहीं करूँगा, बोर्ड पर आपको MCQs ऑलरेडी लिखे हुए मिलेंगे। तो आज का पहला और आज का दूसरा क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? इफ़ अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट P और उस P के आपको कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं 3, 4, 5, सॉरी 2, 3, 5 टू Q, और उस Q के आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है 3, 4, 5। यानी कि आपको कहा जा रहा है कि एक बॉडी है, एक पार्टिकल है जो कि पॉइंट P से मूव करके पॉइंट Q तक गया, और इन दोनों पॉइंट्स के आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है। अच्छा, 2, 3, 5 का मतलब जो है ये 35 नहीं है, इट इज़ बेसिकली व्हाट, इट इज़ 3, 5। मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, 5, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपको जो P वेक्टर गिवन है, इस P वेक्टर की आप पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज RP, और ये RP का जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वो क्या बनेगा? 2I प्लस 3J प्लस 5K, ठीक है। नंबर्स होते हैं, ब्रैकेट्स में होते हैं, कोऑर्डिनेट्स को आप वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं, एंड और सेकंड लिख सकते हैं आप लोग। सेकंड का मतलब क्या? इस बार Q है तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे किससे? 3I, पहला वाला I, दूसरा वाला 4 यानी कि J, तीसरा वाला 5 यानी कि K। तो इसका मतलब आपको एक पोजीशन वेक्टर्स गिवन है। तो आपने क्या करना है? इन दोनों पॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करना है। तो आपको पता है क्या करना होगा? आपको अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करना है तो मैं आपको एक जनरल फॉर्मुला बता दूं। इस जनरल फॉर्मुले को ध्यान में रखना कि अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करना हो तो एक जनरल फॉर्मुला क्या कि आपने डेल्टा XI प्लस डेल्टा YJ प्लस डेल्टा ZK, इनका डिफरेंस निकालना है। मतलब I वाली वैल्यू का डिफरेंस निकालना, J का डिफरेंस निकालना और K का डिफरेंस निकालना, ठीक है। जैसे कि यहां पर I 2 है और यहां पर 3 है, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। और डिफरेंस का मतलब हमें हमेशा पता है क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि सेकंड में से फर्स्ट को हम माइनस करते हैं। इसी तरीके से जब आप इसका डिफरेंस निकालेंगे तो J वाला और ये वाला J वाला, तो 4 में से हम 3 को सबट्रैक्ट करेंगे। फिर इसी तरीके से जब Z का यानी कि K का डिफरेंस निकालेंगे तो इस K का और इस K का, 5 में से हम 5 को माइनस कर देंगे। तो एक काम करते हैं, स्टार्ट करके चेक करते हैं। सो भाई, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ दिस क्वेश्चन या दीज 2 पॉइंट्स इज व्हाट? डेल्टा X। हाँ भाई, X की वैल्यू 3 - 2, यह आ गया 3 - 2, उसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूं, एंड देन वी हैव I, ठीक है। देन वी हैव प्लस के बाद डेल्टा Y का मतलब हो जाएगा, आप बात कर रहे हैं J वाले की, तो 4 - 3, तो यह आ गया ब्रैकेट के अंदर 4 - 3, और साथ में आ गया यूनिट वेक्टर कौन सा? J। सो I एंड देन J। अब आप K का फाइंड करेंगे, K का डिफरेंस निकालेंगे। तो K का डिफरेंस निकालेंगे कैसे? प्लस 5 - 5 ब्रैकेट क्लोज, एंड यूनिट वेक्टर इज K। अब इसको आप सॉल्व कर लें, सब्ट्रैक्शन कर लें। तो सब्ट्रैक्शन करके देख लेते हैं भाई। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी 3 - 2 इज इक्वल टू 1, और हम 1 लिखते नहीं है, इसका मतलब I, ठीक है। देन वी हैव 4 - 3 अगेन 1, तो हम नहीं लिखेंगे, तो इसका मतलब ये बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ J। और 5 - 5 0 हो गया, इसका मतलब K नहीं बचा। तो हमारे पास इन दो पॉइंट्स का जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ रहा है, दैट इज व्हाट? I प्लस J। सो द करेक्ट ऑप्शन इज C। दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन C। समझे बात? तो इन पॉइंट्स के किस्म का कोई क्वेश्चन आपके पास आ जाए
पॉइंट्स फ्रॉम हेयर टू देयर, मतलब आपको पॉइंट्स गिवन हो कि इस पॉइंट से बॉडी मूव करके उस पॉइंट तक गई, तो सबसे पहले आपने इनका डिफरेंस निकालना है। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए आपने डिफरेंस निकालना है। जो फाइनल है उसमें से इनिशियल वाले कोऑर्डिनेट्स को, कंपोनेंट्स को आपने माइनस करना होगा। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला टू कैलकुलेट व्हाट, द डिफरेंस या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ एनी टू गिवन पॉइंट्स। सेकंड की तरफ चलते हैं। एक सेकंड में लिखा हुआ है द वेक्टर दैट मस्ट बी एडेड। गौर से सुनना, ये अक्सर वर्कशीट में मौजूद होता है, स्टूडेंट्स इसको कर नहीं पाते। द वेक्टर दैट मस्ट बी एडेड टू द सम ऑफ द वेक्टर्स। अच्छा, यहां पर एक सम की बात कर रहा है, क्वेश्चन को समझना, सम की बात कर रहा है। और किसके सम की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है इस वेक्टर के सम की और इसके साथ। मतलब ये दो वेक्टर्स आपस में सम में मौजूद हैं। तो भाई पहले काम ही करते हैं, जो कंडीशन गिवन है उसको आप लिख दें। भाई पहला वेक्टर क्या है? I माइनस 3j देन प्लस 2k, और इस वेक्टर के साथ ऐड हो रहा है, सम हो रहा है दूसरा वेक्टर 3i प्लस 6j एंड देन माइनस 7k। पहले तो मैंने क्या किया, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सेंटेंस, इसमें कह रहा है कि इन दो वेक्टर्स का सम, तो मैंने सम करके लिख दिया। अब ये पूछ रहा है कि बताओ हम इन दोनों वेक्टर्स के सम में कौन सा वाला वेक्टर ऐड करें। इन दो वेक्टर्स के सम में हम तीसरा कौन सा वेक्टर ऐड करें। तो भाई उस तीसरे वेक्टर को हम कह देते हैं, लेट्स सपोज ए, ये हमें फाइंड करना है, ऐड करें। तो द वेक्टर दैट मस्ट बी एडेड, देखते जाना क्वेश्चन के अंदर, मैं रिपीट कर रहा हूं, द वेक्टर दैट मस्ट बी एडेड टू द सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स। अब आगे चलते हैं। तो ऐड करने के बाद क्या है? टू गेट अ यूनिट वेक्टर, और इन तीनों के सम का जो आंसर आ जाए वो क्या आ जाए? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर हमारे पास अगर हम बात करें तीन एक्सिस के ऊपर, तो तीन होते हैं, आई, जे और के, है ना। टू गेट अ यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस के ऊपर यूनिट वेक्टर कौन सा वाला होता है जनाब? वो होता है जे। तो इसका मतलब इन तीनों का सम आपको क्या देगा? एक यूनिट वेक्टर देगा। कौन सा एक्सिस के ऊपर? जे, सॉरी वाई एक्सिस के ऊपर, और वो कौन सा होता है? जे। तो ये आपको पता है, ये पूरा का पूरा जो लिखा हुआ है, थ्योरेटिकल जो लिखा हुआ है, आपने इसको मैथमेटिकली पूरा बनाकर इस तरीके से लिख दिया। जो बात ऊपर इंग्लिश में लिखी हुई है सेंटेंस की फॉर्म में, ये मैथमेटिकली आपने पूरा ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपने बेसिकली इस वेक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले वेक्टर्स को ऐड करना होता है, मतलब सेम वेक्टर्स को, कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं। आई को आई से, जे को जे से, एंड देन के को के से। तो ए को फिलहाल ए रहने दो, कुछ नहीं छेड़खानी करते हैं। ओके जनाब, 3 + 1 क्या हो जाएगा? 4i। ये हो जाएगा 4i। जे की बात करते हैं, देखो माइनस का 3 है, प्लस का 6 है, तो 6 में से 3 गए, 3 बच गए। देन के की बात करते हैं, -7 + 2, तो माइनस का 5, तो ये बच जाएगा -5k इज इक्वल टू, ये आ गया जे। अभी भी आपने ए फाइंड करना है, तो इन सारे कंपोनेंट्स को वहां भेज दें। जो प्लस का वहां जाके माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का वहां जाके प्लस का हो जाएगा। चलो शिफ्ट करते हैं, ए रहेगा इक्वल्स, प्लस का 4i वहां जाके माइनस का 4i, प्लस का 3j वहां जाके माइनस का 3j, माइनस का 5 का वहां जाके प्लस का 5k, और ये ऑलरेडी जे यहां पर मौजूद है। ठीक है, ये हेड लगा दो, तरीका ये होता है लगाने का, हेड लगाने, लगाओ नहीं लगाओ, जल्दी जल्दी में हम करते हैं सॉल्व, हमें आंसर से मतलब होता है, तो हम कभी कभी सॉल्यूशन में नहीं लगा रहे होते। देन वी हैव, भाई अब आप क्या करें, जे को जे से सब्ट्रैक्ट कर दें, 3 में से 1 निकाल दो तो 2 बच जाएगा। सो ए इक्वल्स -4i सेम रहेगा, माइनस प्लस माइनस का 2j एंड देन प्लस का 5k, दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर। ढूंढे, ऑप्शन नजर आ रहा है? हाँ भाई, माइनस का 4i, माइनस का 2j, प्लस का 5k। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो भाई सवाल पूरा हो गया कि अगर हम इन दो वेक्टर्स के सम में ये वाला वेक्टर ऐड कर दें, तो हमेशा हमेशा आंसर क्या आएगा? यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, यानी कि आपको जे आंसर मिल जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ओके, ये रहा आज का 3rd क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन एंड 5th क्वेश्चन। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखें, वही वाली बात आ गई जो मैंने आज आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताई थी कि अगर आपको इस तरीके से कंपोनेंट्स गिवन हो ब्रैकेट के अंदर, तो आपने किस तरीके से लिखना होगा। जैसे हमारा फर्स्ट फैक्टर है, तो उसको आप किस तरीके से लिखेंगे? 4i - 4j एंड देन प्लस 0 है, इसका मतलब k की वैल्यू है ही नहीं, है ना, इसको आप छोड़ दें, या लिखना चाहो तो यूँ करके लिख दो 0k। वैसे हम लिखते नहीं है, अगर लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख दोगे। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट फैक्टर, और जो दूसरा फैक्टर है, एंड करके लिख रहा हूँ मैं, दूसरा फैक्टर -2i, देन वी हैव -2
j और फिर 0 है तो 0 का मतलब k नहीं है, तो इससे अच्छा आप इसको भी यहाँ से रिमूव कर दें और इसको ब्रैकेट को यहीं क्लोज कर दें। तो भाई इन दो वेक्टर्स का आपने क्या करना है, इन दो पॉइंट्स यानी कि दो जो पॉइंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, एंडिंग पॉइंट्स हैं, इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी बताया। और डिफरेंस फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ मुझे वेक्टर फाइंड करना है, वेक्टर है कितना, तो भाई डेल्टा x, अगर x की वैल्यू है तो डेल्टा x आए, ठीक है। देन वी हैव प्लस डेल्टा y एंड j, डेल्टा y j, और k नहीं है तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है ना। अच्छा, अब आप इनकी वैल्यूज़ पुट करें। लेट्स सपोज सबसे पहले आपने a पुट किया तो डेल्टा x का मतलब -2 -4, तो भाई -2 -4 यह आ गया i की वैल्यू। y की बात करेंगे तो -2 -4, सो प्लस लगा देता हूँ बीच में, -2 और -4 ऐसे करके ना, लाइक दिस, और ये आ गया j। तो भाई अगर इसको आप ऐड करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 6i, ठीक है। देन अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस के बाद 4 में से 2 निकाल दो तो ये बच जाएगा प्लस का 2j। तो सबसे पहले आपको जो वेक्टर मिला वो वेक्टर ये है। अब आपने इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेना है, और भाई मैग्नीट्यूड निकालना बहुत आसान है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अभी आपको तरीका बता रहा हूँ, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपने x की वैल्यू का, y की वैल्यू का और z की वैल्यू का आपने स्क्वायर करना होता है, और उसके बाद ऐड करके रेडिकल निकाल लो। किस तरीके से, सबसे पहले आप क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर करें, 6 का स्क्वायर प्लस फिर आप 2 का स्क्वायर कर दें और इसका रेडिकल निकाल लीजिएगा। अब आप पूछ रहे होंगे सर ये माइनस का 6 था, माइनस क्यों नहीं लिखा, तो याद रखिएगा मैग्नीट्यूड में अपना टाइम बचाइएगा। मैग्नीट्यूड निकालते हुए कभी भी हम वैल्यू माइनस नहीं लेते, क्योंकि जब भी स्क्वायर करोगे तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो सिर्फ नंबर्स का स्क्वायर करना, तो 6 का स्क्वायर देन 2 का स्क्वायर, क्या बनेगा, 6 6 जा 36 प्लस 2 2 जा 4। हाँ भाई 36 प्लस 4 कितने हो गए, ये हो जाएगा हमारे पास 40 रेडिकल के अंदर। अब अगर मैं नोट करूं तो हमारे पास 40 यहां पर कहीं पे भी मौजूद नहीं है, लेकिन अगर मैं ऑप्शंस पे गौर करूं तो मैं इसको एक तरीके से बना सकता हूं। क्या मैं इस 40 को 4 × 10 करके नहीं लिख सकता, क्या लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने ऑप्शन पर गौर किया तो कहीं पर भी ऑप्शन 40 नहीं था। हाँ ये मैच होता नजर आ रहा है, अगर मैं 4 का रेडिकल निकालूं तो ये 2 बन जाएगा और 10 रेडिकल के अंदर ही रह जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बन गया दैट इज 2 रेडिकल 10। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ थर्ड क्वेश्चन। तो मैं काम ही करता हूं, इसको एन सर्किल कर देता हूं, 2 रेडिकल 10। तो भाई इन दोनों एंडिंग पॉइंट्स का पहली बात वेक्टर ये आया डिफरेंस निकालने के बाद, और इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 रेडिकल 10 आ गया। फोर्थ की तरफ चलते हैं। फोर्थ में एक आपको एक्सप्रेशन गिवन है ना, आपको बताना है कि ये इन 4 में से क्या है, क्या ये यूनिट वेक्टर है या ये नल वेक्टर है या एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड रेडिकल 2 है या ये स्केलर है। ऐसा करने के लिए आपके पास एक ही तरीका है, और वो क्या, इसका मैग्नीट्यूड निकाल के चेक कर लो। और वही वाली बात, मैग्नीट्यूड का तरीका मैंने आपको बताया, कुछ भी नहीं करना, i की वैल्यू का स्क्वायर कर दो, j वाली वैल्यू का स्क्वायर कर दो, k का होता तो उसका स्क्वायर कर देते, प्लस करके रेडिकल निकाल देते हैं। चलो भाई मैग्नीट्यूड निकाल के चेक करते हैं। सबसे पहले मैं 1 रेडिकल 2 इसका स्क्वायर करूंगा, प्लस दूसरा भी 1 रेडिकल 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे, और तीसरा है ही नहीं तो बस आप लगा दें होल रेडिकल, ठीक है। तो अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, क्या बचेगा, सिर्फ यहां बचेगा 1/2। अगेन स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, क्या बचा 1/2 और होल रेडिकल। एलसीएम निकाल दें, एलसीएम आ जाएगा 2, देन ऊपर 1 + 1, तो भाई 1 + 1 तो हो जाता है 2, तो 2/2, 2 1 2, 2 1 2, क्या बचा 1, और 1 का रेडिकल भी 1। तो इसका मतलब हमें पता है कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाए, ऐसा वेक्टर, इसका नहीं किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 1 के बराबर आ जाए तो ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं यूनिट वेक्टर, बिकॉज द यूनिट वेक्टर इज दैट वेक्टर विच हैज द मैग्नीट्यूड 1। तो इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर विच कम्स ऑन एडिशन। अगेन आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। देखो इस वाले क्वेश्चन में भी मैग्नीट्यूड का जिक्र था, इसमें भी मैग्नीट्यूड निकाला, और यहां पर भी मैग्नीट्यूड निकालना है, फाइंड करना है। लेकिन कैसे, ये बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड निकालो उस वेक्टर का जो कि हमें मिले, जो कि आए कब, एडिशन करने के बाद। इन दोनों को ऐड करने के बाद जो आपको वेक्टर मिलेगा
इन दोनों वेक्टर्स को प्लस करने के बाद, सम करने के बाद जो आंसर में मिलेगा वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। समझ रहे हैं? तो एक काम ही करते हैं, पहले इन दोनों को ऐड करते हैं। कैसे भाई? ऐड करने का तरीका क्या हो जाएगा? 6i प्लस 7j, इस वाले वेक्टर को मैं प्लस करूंगा 3i प्लस 4j के साथ। ऐसे इन दो वेक्टर्स को सम कर लो। तो i को i से 6 प्लस 3 9i, 7 प्लस 4 11j। तो ये वेक्टर मिल गया वो जो इन दोनों वेक्टर्स का सम है। लेकिन दिस इज नॉट आवर आंसर, हमें आंसर फाइंड करना है। और वो क्या? इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो। और मैग्नीट्यूड का तरीका वही जो मैं आपको बता चुका हूं, सिर्फ नंबर्स का स्क्वायर करना होता है। i वाली वैल्यू का स्क्वायर, j का स्क्वायर, k का स्क्वायर। इत्तेफाक की बात है, इसमें तीनों में k की वैल्यू थी नहीं, है ना? चलो स्क्वायर करते हैं भाई। 9 का स्क्वायर करेंगे आप, प्लस आप 11 का स्क्वायर करेंगे, और अगर k होता तो उसका भी स्क्वायर करते हैं। ये आ गया रेडिकल के अंदर। तो 9 9 जा 81, 11 11 जा 121, और उसके बाद प्लस कर लो। तो प्लस करने के बाद जो आपका आंसर बचेगा दैट विल बी 202। ऐसा है? 121 को प्लस कर लो 81 के साथ, तो इट विल बिकम 202। और हमें ऑप्शन में ये मतलब आंसर हमें नजर आ रहा है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। कौन से क्वेश्चन का? 4th क्वेश्चन का। तो मैग्नीट्यूड निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको वेक्टर वाले चैप्टर में मैग्नीट्यूड निकालना नहीं आता तो क्या बोलूं, चलो छोड़ो। मैं ये कहता कि अपने आप को स्लैप करो, अपने आप को चमाट मारो, उठो, जागो। अगर वेक्टर्स में अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना नहीं आता तो क्या आता है? मैग्नीट्यूड बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है, समझ रहे हैं? तो इन तीनों क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया कि हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू फाइंड, हाउ टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी गिवन वेक्टर। ठीक है, चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6, 7 और उसके बाद वाले क्वेश्चंस की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि देयर आर 2 फोर्सेज। हमारे पास 2 फोर्सेज हैं और उनके मैग्नीट्यूड्स आपको गिवन है 5 न्यूटन एंड 12 न्यूटन। ये कह रहा है कि एट व्हाट एंगल द 2 फोर्सेज बी एडेड टू गेट द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ 17, 7 एंड 13 न्यूटन। यानी कि आपसे 3 एंगल्स की बात कर रहा है कि हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं 5 और 12। हम इन 2 वेक्टर्स को किस एंगल पर ऐड करें कि पहले आपका आंसर आ जाए 17, फिर इन्हीं 2 वेक्टर्स को किस एंगल पर ऐड करें कि आंसर आ जाए 7, और फिर इन्हीं 2 वेक्टर्स को किस एंगल पर ऐड करें कि आंसर आ जाए 13 न्यूटन। मैं इन तीनों बातों को अलग अलग करके लिखता हूँ। देखिएगा जनाब, पहले ये कह रहा है कि 5 और 12 को ऐड करो, 5 और 12 को ऐड करो, और इनका जो रिजल्टेंट है ऐड करने के बाद वो किसके बराबर आ रहा है? पहला किसका है? 17 न्यूटन के बराबर। ठीक है, कब, किस एंगल के ऊपर? फाइंड क्या करना है? थीटा। फाइंड हमें क्या करना है? थीटा। दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है वो? दूसरे बोल रहा है कि 5 और 12 इन्हीं दोनों को ऐड करोगे, 5 और 12 को ऐड करोगे तो बताओ इस बार जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? ये रहा 7 न्यूटन। ये आ गया 7 न्यूटन। और थर्ड वाली कंडीशन में बोल रहा है कि हम इन्हीं दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, यानी कि 5 प्लस 12 कर रहे हैं, तो हमारे पास इस बार जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 13 न्यूटन। बताओ ये किन किन एंगल्स के ऊपर पॉसिबल होगा? एंगल, एंगल, एंगल। 3 एंगल्स आपके पास आएंगे। तो देखो 3 एंगल्स वाला हर ऑप्शन मौजूद है। सबसे पहली बात, पहले क्वेश्चन पे गौर करो। अगर मैं 12 को डायरेक्ट 5 में ऐड करूं तो क्या 17 नहीं बनेगा? बन जाएगा। और अगर किसी भी 2 फोर्सेज या किसी 2 वेक्टर्स को आप डायरेक्ट प्लस करें और अगर आंसर डायरेक्ट प्लस करने के बाद टोटल आ रहा है, इसको हम कहते हैं मैक्सिमम। और आपको पता है मैक्सिमम आंसर सिर्फ और सिर्फ एक एंगल पर पॉसिबल होता है, जब फोर्सेज या वेक्टर्स आपस में पैरेलल हो। देखें इधर, जब वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं, लेट सपोज मैं कह देता हूं दिस इज F1, दिस इज F2। अगर ये 2 फोर्सेज आपस में पैरेलल हैं, पैरेलल का मतलब हो जाएगा एंगल इज 0 डिग्री। तो इस कंडीशन में आप दोनों फोर्सेज के मैग्नीट्यूड को डायरेक्ट प्लस करते हैं। तो भाई 5 प्लस 12, क्योंकि 17 ऑलरेडी आंसर है, तो हमें पता चल गया ये पॉसिबल सिर्फ एक कंडीशन में होगा, जब एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। समझ रहे हैं? तो इसको हम कहते हैं मैक्सिमम आंसर। सबसे ज्यादा आंसर प्लस करने के बाद डायरेक्ट इतना ही आएगा कि आप दोनों वेक्टर्स को प्लस कर दें, और एक कब पॉसिबल होगा? 0 डिग्री पर। दूसरा चेक करते हैं, 12 को अगर मैं 5 में से सब्ट्रैक्ट करूं तो आंसर 7 नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो 2 कंडीशन है, एक होता है मैक्सिमम आंसर, दिस आंसर इज मैक्सिमम,
जबकि ये आंसर जो होगा, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास मिनिमम, लीस्ट पॉसिबल वैल्यू। और ये लीस्ट पॉसिबल वैल्यू पता है कब आती है? जब आप दोनों वेक्टर्स को डायरेक्ट माइनस कर दें। और हम डायरेक्ट माइनस जब करते हैं जब वेक्टर्स आपस में ओपोजिट होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, लाइक दिस, एक फोर्स इस तरफ और दूसरी फोर्स इस तरफ। तो अगर ओपोजिट होते हैं तो डायरेक्ट माइनस करेंगे तो लीस्ट आंसर आएगा, अगर पैरेलल होते हैं तो डायरेक्ट प्लस करेंगे तो मैक्सिमम यानी कि ग्रेटेस्ट वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो भाई ग्रेटेस्ट इज पॉसिबल एट 0 डिग्री एंड द लीस्ट इज पॉसिबल व्हेन द एंगल इज 180 डिग्रीज यानी कि ओपोजिट। तो भाई ये आपके दो आंसर्स तो आपको पता चल गए। इसका मतलब आप वो ऑप्शन ढूंढ लो जिसमें ऑर्डर में पहले 0 लिखा हुआ है और दूसरे में 180 लिखा हुआ है। तो ये देखो 0 और 180, इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। समझ रहे हैं? और थर्ड वालों को मतलब वो जो थर्ड एंगल पूछ रहा है उसका भी मैं आपको ट्रिक बता दूं किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो 5 और 12 कर रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा है? 13। भाई 5 स्क्वायर करो, 12 स्क्वायर करो और इनको ऐड करो। 5 5 ज़ा 25 प्लस 12 12 ज़ा 144। ठीक है, तो ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 169 और 169 का रेडिकल क्या हो जाता है? 13 न्यूटन। ऐसा है। तो इसका मतलब इन दोनों का स्क्वायर कर रहे हो तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल जब होता है जब एंगल कितना हो? 90 डिग्री। वो इस सेंस में क्योंकि यहां पर आगे फैक्टर क्या होता है? 2ab एंड cos थीटा। ये पूरा फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कोसाइन। तो उस पूरे फॉर्मूले के अंदर आपने सिर्फ ये यूज किया, डायरेक्टली इन दोनों का स्क्वायर कर रहे हो तो 13 जब बन रहा है, डायरेक्टली वैल्यूज का स्क्वायर कर रहे हो तो 13 जब बन रहा है। और डायरेक्ट कब करते हैं? जब ये वाला फैक्टर 0 हो। और ये वाला फैक्टर 0 कब होता है? जब एंगल क्या होता है? 90 डिग्रीज। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन इज ए कि अगर 0 डिग्री होगा तो आंसर 17 आएगा, 180 होगा तो आंसर लीस्ट यानी कि 7 आएगा, और अगर 90 डिग्री होगा तो आंसर आएगा 13 न्यूटन। तो भाई एन सर्किल कर देता हूं मैं इस क्वेश्चन के करेक्ट ऑप्शन को एंड द ऑप्शन इज ए। समझ आई बात? सो दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 6। आगे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको अगेन दो वेक्टर्स गिवन है ए और बी। इस बार भी आपसे रिक्वायर्ड है मैग्नीट्यूड, लेकिन इस बार एडिशन में एक चीज़ और हमें फाइंड करनी है, वो क्या? डायरेक्शन। इन्हीं दो वेक्टर्स को ऐड करना है, ऐड करने के बाद उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और उसके बाद उसी वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करनी है। ठीक है, तो काम ही करते हैं, स्टार्ट करते हैं टाइम को ज़ाया किए बगैर। सबसे पहले मुझे फाइंड करना है ए प्लस बी। तो भाई अगर मैं ए प्लस बी फाइंड करना चाहूँ तो मैं पहले वेक्टर ए की वैल्यू पुट करूँगा 4i माइनस 3j, ये आ गया ए वेक्टर, प्लस करूँगा दूसरा वाला 6i प्लस 8j। ठीक है जनाब। अच्छा ऐड करते हैं। ऐड करने का मतलब क्या? वही आपने ऐड करना होता है सेम को। 6 प्लस 4 ही हो जाएगा 10i और प्लस माइनस माइनस, तो 8 में से 3 जाएंगे तो ये बचेगा प्लस का 5, ये आ गया 5j। तो भाई इन वेक्टर्स को जब आपने ऐड किया तो उस वेक्टर को हमने क्या कहा? a प्लस बी कितना आंसर आ रहा है? 10i प्लस 5j। अब इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो। मैग्नीट्यूड वही वाला तरीका, आपने सिर्फ नंबर्स का स्क्वायर करना होगा। तो अगर मैं इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करूं, मॉडुलस फाइंड करूं, तो क्या बनेगा? 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और होल रेडिकल, तो 100 प्लस 5 5 ज़ा 25, अगेन रेडिकल, तो ये बनेगा 125। और मैं अगर चेक करूं कि हर ऑप्शन के अंदर पहला मैग्नीट्यूड है, दूसरा उसके डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड फिर डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड फिर डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड फिर डायरेक्शन। तो अगर मैं चेक करूं तो मेरा मैग्नीट्यूड फिलहाल कहीं पर मैच नहीं कर रहा है ना, तो क्यों ना इसको बना देते हैं, मैच करवा देते हैं। क्या मैं इस रेडिकल 125 को ऐसे करके नहीं लिख सकता? 25 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो, हाँ भाई 125 को अगर मैं ब्रेक करके लिखूं तो 25 इंटू 5 बिकम्स व्हाट? 125। और मुझे पता है इन दोनों में से परफेक्ट रेडिकल किसका आ सकता है? 25 को रेडिकल से बाहर निकाल दो तो ये क्या बनेगा? 5 रेडिकल 5। तो इन दो वेक्टर्स का एडिशन का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो कितना आ गया? 5 रेडिकल 5। दिस इज रेडिकल 5। ठीक है ना। अच्छा भाई अगर आप ऑप्शंस पे गौर करें तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें मैग्नीट्यूड 5 रेडिकल 5 मौजूद है। इसका मतलब आपको ऑप्शन पता चल चुका है, तो आप टाइम ज़ाया किए बगैर इस पर टिक कर सकते हैं इजीली। ठीक है, लेकिन एक चीज़ फिर भी मैं आपको करवा देता हूं कि हाउ टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ दिस फैक्टर ए प्लस बी। इस वाले वेक्टर की डायरेक्शन कैसे पता लगाएं? तो भाई इसकी डायरेक्शन को पता लगाने के लिए मैं काम ही करता हूं, फॉर्मूला यूज़ करता हूं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स। देखो
10 10 10 10, तो tan इनवर्स की बात आ रही है, तो tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ऐसा है, वर्टिकल कंपोनेंट ए का नहीं, मैंने फॉर्मूला लिखा है कि ay/ax, इसका मतलब ए का नहीं, हम बात कर रहे हैं इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की, और हम बात कर रहे हैं इसी वेक्टर का x और y कंपोनेंट। हाँ भाई, i वाला क्या होता है x, और j वाला क्या होता है y। तो इसका मतलब आप जब पुट करेंगे वैल्यूज को, तो ऊपर आ रहा है वर्टिकल, वर्टिकल मतलब j की वैल्यू कितनी है 5, और अपॉन में x का मतलब i की वैल्यू कितनी है, ये आ गया 10। तो वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और उसका tan इनवर्स विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। चलो भाई कैंसिल कर दो, tan इनवर्स 5 1 5, 5 2 10, आ गया 1/2, दिस इज 1/2। थीटा मींस द डायरेक्शन। तो भाई इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इतना आ रहा है, और इसी वेक्टर का डायरेक्शन इतनी आ गई, तो इसका मतलब आपका अब 100% आंसर मैच कर गया, एंड द ऑप्शन इज ऑप्शन बी। द करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है, ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। ये था क्वेश्चन नंबर 7। आगे चलते हैं। ओके, ये रहे क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। ठीक है, 8th क्वेश्चन में एंगल की बात कर रहा है, मतलब ये कह रहा है कि हमारे पास एक वेक्टर है a, और इसकी वैल्यू है 2i + 3j। बताओ ये वेक्टर जो है वो y एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। मतलब सिंपल सी बात है, हमारे पास एक होता है x एक्सिस और एक होता है y एक्सिस। ठीक है, अच्छा कंडीशन ये आ रही है कि इसी वेक्टर की जो x पर कंपोनेंट है वो है 2i, है ना। x पर जो इसकी वैल्यू है वो कितनी है 2i, मतलब इसका जो i वाला कंपोनेंट है वो कितना है 2। मैं इसके साथ लिख देता हूँ, दिस इज 2i। और इसी वेक्टर का जो y एक्सिस पर कंपोनेंट है वो कितना है 3j। ये बात समझिएगा, ये आ गया इसका 3j। और बेसिकली ये खुद एक वेक्टर है, ये खुद एक वेक्टर है, इसके ये कंपोनेंट्स हैं। इस वेक्टर का नाम क्या है a। तो इस वेक्टर का x कंपोनेंट कितना है 2i, और इसी वेक्टर का y कंपोनेंट कितना है 3j। बताओ ये वेक्टर y एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है। चलो अच्छा, एंगल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, कंपोनेंट्स का जिक्र हो और एंगल फाइंड करना हो तो उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, tan इनवर्स वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब आपको पता है बज़ाहिर दिखने में ये स्टूडेंट्स बड़ा मिस्टेक करते हैं इस किस्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। दिखने में बज़ाहिर देखो वर्टिकल कंपोनेंट क्या नज़र आ रहा है j वाला, और हॉरिजॉन्टल कौन सा नज़र आ रहा है i वाला। आपको पता है ये गलत हो जाएगा। आप अगर वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि 3 को 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो ऑप्शन मौजूद है 3/2 मौजूद है। अगर आपने इस पर टिक कर दिया आपका आंसर गलत हो जाएगा, आप खुशी खुशी बाहर आएंगे या मैंने बहुत अच्छा किया था पेपर, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि आपने 1 मार्क्स अपने हाथ से ज़ाया कर दिया। क्वेश्चन तो समझो, ये बात ध्यान में रखना कि अगर वेक्टर x के साथ एंगल बनाएगा तो ये इसका x कंपोनेंट होगा, ये वाला y कंपोनेंट होगा। लेकिन अगर वेक्टर y के साथ एंगल बना रहा है, याद रखिएगा वेक्टर जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उस पर उसका x कंपोनेंट होता है। यानी कि इस बार क्योंकि वेक्टर इस एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, y एक्सिस की बात कर रहा था, तो ये वाला इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये वाला इसका वर्टिकल है। ये है वर्टिकल, मतलब इस कंडीशन में a का ay कंपोनेंट ये वाला है और ये वाला ax कंपोनेंट है। बात समझिएगा, वेक्टर जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा उस पर उसका x कंपोनेंट होता है। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब इस वाली कंडीशन में ये इसका x कंपोनेंट है, ये इसका x कंपोनेंट है और ये वाला इसका y कंपोनेंट है। तो जनाब अब आप पुट करके चेक करें। हाँ भाई, y कंपोनेंट कितना है 2 और x कंपोनेंट कितना है 3। j पुट नहीं करेंगे, i पुट नहीं करेंगे, सिर्फ आप मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ये आ गया एंगल, और आप चेक करें इस बार जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो कितना आ रहा है 2/3। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ना पता हो ना तो आप देख कर बज़ाहिर पता है क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स करते हैं, गलती करते हैं। वो समझते हैं दिस इज़ वर्टिकल दिस इज़ हॉरिजॉन्टल, तो इसका ऑप्शन तो ऑब्वियस सी बात है 3/2 होना चाहिए, नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट इज़ दैट कि वेक्टर जिस लाइन के साथ एंगल बनाता है उस पर उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि x कंपोनेंट होता है। सो इन दिस कंडीशन दिस इज x कंपोनेंट एंड दिस इज y कंपोनेंट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड वाले को चेक करें। एक वेक्टर गिवन है, इस वेक्टर की आपने लेंथ फाइंड करनी है। देखो अगर कोई भी वेक्टर गिवन हो उसकी लेंथ फाइंड करने को कहे
उसका मॉड्यूलस फाइंड करने को कहे तो समझ जाना आपको उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। इसका मतलब ये हमें इस वेक्टर को क्या फाइंड करने का बोल रहा है, इट्स लेंथ मीन्स आपको इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। लेकिन आगे लिखा हुआ है एक्स वाई प्लेन पर, सिर्फ एक्स वाई प्लेन पर। ये कंप्लीट पर है, इसका x भी है, y भी है, z भी है, लेकिन हमें सिर्फ किससे मकसद होगा, x y प्लेन से। इसका मतलब मुझे इसका जो मैग्नीट्यूड फाइंड करना है वो x y, इसका मतलब i और j को इन्वॉल्व करेंगे खाली। कैसे, 3 का स्क्वायर करो प्लस j के साथ कुछ नहीं है तो 1 का स्क्वायर कर दो। सो भाई 3 3 ज़ा 9, 1 1 ज़ा 1, 9 + 1 = 10, और ये रेडिकल 10 ऑप्शन में मुझे दिख रहा है, इसका मतलब यही करेक्ट ऑप्शन है। तो इस वेक्टर का लेंथ सिर्फ एक्स वाई पर यानी कि आई जे को इंक्लूड कर कर जो आ रही है दैट इज रेडिकल 10। अगर आपने ये नहीं पढ़ा ना एक्स वाई प्लेन, तो आप पता है क्या करेंगे, गलती आप क्या करेंगे, के को भी इंक्लूड कर देंगे। अब आप के को इंक्लूड करके चेक करो, देखो अगर मैं के को भी इंक्लूड कर दूं फॉर सपोज, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, +2 2 ज़ा 4, है ना। तो जब मैं 4 को भी ऐड करूंगा तो 9 + 1 10, 10 + 4 14, देखो 14 मौजूद है। आप बोलेंगे 14 तो है, इसका मतलब ये करेक्ट ऑप्शन हो गया, लेकिन गलत हो जाएगा अगर ये नहीं पढ़ा तो एक्स वाई बोलेगा तो सिर्फ एक्स और वाई को इंक्लूड करना है, एक्स जेड बोलेगा तो एक्स को जेड के साथ इंक्लूड करना। क्वेश्चन को पूरा देख लेना। तो इसको फिलहाल हटा देते हैं। तो इसका मतलब हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो हो गया बी, रेडिकल 10। लास्ट वाली कंडीशन, क्वेश्चन नंबर 10। अगेन हमें एंगल फाइंड करना है और हमें जो वेक्टर गिवन है वो ये वाला वेक्टर गिवन है i + j। देखो मैं बना के दिखाता हूँ, ये आ गया i हमेशा x पर होता है ना, और प्लस कर रहे हैं तो इसका मतलब हेड टू टेल रूल, ये आ गया j, दूसरा वेक्टर j, ठीक है। जब मैं इन दो वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड कर दूंगा तो इनका रिजल्टेंट बनाना कोई मुश्किल बात है नहीं ना। ये आ गया इनका रिजल्टेंट, जिसको हम क्या बोलेंगे, i + j। आपको पता है जब भी दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं ना, तो उनका रिजल्टेंट जो बनता है वो हमेशा 45 डिग्रीज पर होता है। ये बात आप अपने ज़हन में बिठा लो। ये भले आई जे होते हैं, ये भले a + b होते, जो भी होते हैं, क्या बता रहा हूं मैं आपको, जब भी दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उनका जो रिजल्टेंट ड्रॉ होगा वो हमेशा किस एंगल पर होगा, 45 डिग्रीज पर होगा। इसका मतलब इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 45 डिग्रीज। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं सॉल्व। एक और तरीका बता दूं, एक तो फर्स्ट मेथड ही हो गया, फर्स्ट मेथड डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से, है ना, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड अगर आपको सॉल्व करना हो, समझ नहीं आ रहा हो, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, अभी जो मैंने बताया, tan इनवर्स AY/AX, ऐसा है। अब देखो ये तो x के साथ ही बात कर रहा है ना, इसका मतलब इसका यही वाला वर्टिकल है और यही वाला हॉरिजॉन्टल है। तो भाई tan इनवर्स AY की वैल्यू क्या है, j के साथ कुछ नहीं हो तो 1, AX की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है तो 1, तो 1/1 कितना हो जाएगा, 1। सो tan इनवर्स 1, आपको पता है tan इनवर्स की वैल्यू, सॉरी tan की किस एंगल पर वैल्यू 1 होती है, तो उसी का आंसर एंगल की फॉर्म में आ जाएगा। तो जब आप 1 का tan इनवर्स निकालोगे ना, तो ये बेसिकली बराबर होता है 45 डिग्रीज के। ये लो, ये मेथड भी हो गया, दिस इज सेकंड मेथड, दिस इज सेकंड मेथड। प्रूफ करना हो तो इस तरीके से आप कर सकते हो, आसानी से ये कर सकते हो। तो I x पर, j y पर, दोनों परपेंडिकुलर, इनका हमेशा जो रिजल्टेंट बनेगा वो हमेशा 45 डिग्रीज पर बनेगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, 45 डिग्रीज। तो जनाब उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको जो आज वेक्टर्स के 10 MCQs करवाए, फंडामेंटल कह लो, बेसिक्स कह लो, इम्पॉर्टेंट कह लो, जो कि आते हैं हर वर्कशीट में, एग्जाम्स में मौजूद होते हैं, तो इम्पॉर्टेंट थे। मैंने सोचा ये आपसे शेयर कर लूँ, आपको बता दूँ उनके सॉल्यूशंस वगैरह, आपके काम आए होंगे, आपके काम आते हैं, ठीक है ना। तो समझ आए, अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर दें अपने आसपास स्टूडेंट्स के अंदर, ताकि वो भी, उनका भी भला हो सके। मतलब टेस्ट करीब हैं, उनकी भी प्रैक्टिस हो जाए इन क्वेश्चन से रिलेटेड, अगर वो किसी भी एक क्वेश्चन में फंसते हो, समझ नहीं आ रहे होते हो, ठीक है ना। तो शेयर कर दिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।